जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजनीति विज्ञान की सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, यानी बाहुबली सीरीज का अंतिम यानी 12वां भाग आज हम कर रहे हैं। और इसके अंदर आपको पता है हम बड़े प्रश्नों के ऊपर बात कर रहे हैं। इस चैप्टर से सात नंबर का ये टोटल चैप्टर है और आपको पता है इसमें से 3 नंबर का एक बड़ा प्रश्न आना है। तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी कर लेते हैं और फिर आगे अपने एमसीक्यू और कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चनों के ऊपर भी बहुत जल्द अपने बात करेंगे। अपने पास 1-1.5 दिन का टाइम है और है उनके ऊपर भी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी अब फॉर्मेलिटी के। पहला प्रश्न है, मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था और इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? आना ही आना है, इसके तो कोई वो है ही नहीं भी। मंडल आयोग पर टिप्पणी पूछ ले, कुछ भी कर ले, इतनी बात तो आपको लिखनी होगी 3 नंबर में। मंडल आयोग का अध्यक्ष का नाम है बीपी मंडल। इसकी प्रमुख सिफारिशें आपको पता, आयोग ने 1980 में अपनी जो सिफारिशें वो प्रस्तुत की थी। पहला है पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 27% के आरक्षण की सिफारिश की। दूसरा, पिछड़े वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए भूमि सुधारों को तेज करने का सुझाव भी इस मंडल आयोग ने दिया था। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है, अच्छे से आप इसे बात कीजिए। 27% जो ओबीसी में रिजर्वेशन मिलता है वो इसी की देन है भाई। अगला प्रश्न है कि गठबंधन की राजनीति के उदय का हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा? गठबंधन का युग आ गया तो उसमें इंडियन जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए, 1989 के चुनाव से भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद से केंद्र में 11 सरकारें बनी। पिछले कुछ दशकों से भारतीय समाज में गुपचुप बदलाव आ रहे थे और इन बदलावों ने जिन टेंडेंसियों को जन्म दिया, प्रवृत्तियों को, वे भारतीय राजनीति को गठबंधन की सरकारों के युग की तरफ ले आई। लोग जाति, लिंग, वर्ग और क्षेत्र के संदर्भ में न्याय और लोकतंत्र के मुद्दे हैं वो अब उठा रहे हैं। तो इस प्रकार की बात, या आप और जो भी इसमें चेंज करना चाहें इतना लिख दें। आप 3 नंबर में भी इतना लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है भाई। भारत के अधिकतर दलों ने एक के बीच है वो एक व्यापक सहमति है। कोई 3 बातें समझाई। ये भी एक बहुत प्यारा प्रश्न है। आपने पढ़ा होगा, ये राजनीतिक रूप से पार्टियां कितनी भी लड़ी लेकिन कुछ मुद्दों के ऊपर ये सहमत होती है। और ऐसे 4 पॉइंट आपने पढ़े हैं अपने सिलेबस के अंदर, तो कोई 3 आप याद रख लेना। यहां पर हम चारों की बात कर लेंगे। पहला, कि नई आर्थिक नीति पर अधिकांश दलों ने सहमति प्रदान की है। उनका विचार है कि नई आर्थिक नीतियां जो है उनसे देश का विकास होगा, विकसित होगा। दूसरा, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे को राजनीतिक दलों ने स्वीकृति प्रदान की है। दूसरा, देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका को स्वीकृति प्रदान की है। यानी वो राजनीतिक पार्टियां जिनका किसी स्टेट विशेष में ही रोल है, तो केंद्र में सरकार बनाने के लिए अब पता है भी उनके साथ भी गठबंधन है। वो गवर्नमेंट हमेशा, गवर्नमेंट जो प्रेजेंट में हो या जिनको लगता है भी हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी, तो वो गठबंधन करते ही हैं। गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारा के अंतर के स्थान पर सरकार में हिस्सेदारी की बातों पर बल दे रहे हैं। विचारधाराएं अलग अलग है, ऐसा होता है राजनीति में, अलग अलग विचारधाराओं के लोग सरकार का हिस्सा बनने के लिए समर्थन है वो दे देते हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर इनमें सहमति रहती है। तो आप इन चारों में से कोई भी 3 पॉइंट है वो अच्छे से समझ लीजिएगा। चौथा पॉइंट है भी 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं और इन मुद्दों से राजनीतिक दलों के आपसी जुड़ाव के क्या रूप है वो सामने आए हैं। तो इसके ऊपर बात करें तो आप हेडिंग बना सकते हो इस प्रकार से। पहले भी 1989 के बाद भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे। तो 1989 के बाद भारतीय राजनीति के अंदर कई बदलाव आए, जिनमें कांग्रेस का कमजोर होना, मंडल आयोग की सिफारिशें और आंदोलन, आर्थिक सुधारों को लागू करना, राजीव गांधी की हत्या, अयोध्या मामला आपको पता है, चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, ये सारी चीजें प्रमुख रही है। इन स्थितियों में भारतीय राजनीति में जो मुख्य रूप से उभार आई, उनमें राजनीतिक दलों का आपसी जुड़ाव है वो निम्न रूप से सामने आया है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। जैसे कांग्रेस ने स्थिर सरकार का मुद्दा उठाकर कहा कि देश में स्थिर सरकार कांग्रेस ही दे सकती है। हालांकि अब तो कहानी वर्तमान में तो बदली गई है, लेकिन हम आपके जो सिलेबस का जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाने का मुद्दा उठाकर हिंदू मतों को, वोटों को अपने पक्ष में
कर अपने जनाधार को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक करने का प्रयास किया है। क्योंकि पहले केवल यही माना जाता था भी जो शहरी वर्ग है वही भाजपा को समर्थन देता था, लेकिन अब कहानी बदल गई है। लोकदल और जनता दल ने मंडल आयोग की सिफारिशों का मुद्दा उठाकर पिछड़ी जातियों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया, लामबंद करने का प्रयास किया, यानी अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से आप इन 3 पॉइंटों को इसमें लिख सकते हो। अगला प्रश्न है भी गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते हैं। गौर कीजिएगा लाइन पर, गठबंधन की कहीं ये नहीं हो, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं उत्तरों के ऊपर गौर करते जाते हैं और भूल जाते हैं प्रश्न क्या है। हमेशा ध्यान रखिए, एक अच्छा चतुर जो स्टूडेंट होता है वो पहले प्रश्न की बाल की खाल निकालता है, फिर आगे क्या सिस्टम है उसकी बात करता है। तो गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते हैं। विचारधारा का तो आधार रहा ही नहीं। इस कथन के पक्ष और विपक्ष में आप कौन से तर्क देंगे? सबने अपना वो कई बार होता है ना जमीर बेच देते हैं भाई। तो पक्ष और विपक्ष में तर्क की बात करें तो पक्ष में तर्क, वर्तमान युग में गठबंधन की राजनीति का दौर चल रहा है। इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार बनाकर गठजोड़ नहीं करते, बल्कि अपने निजी राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए गठजोड़ करते हैं। इसके तर्कों की बात आती है तो आप 2 या 3 एग्जाम्पल दे सकते हो। 1977 के अंदर जेपी नारायण के आह्वान पर जनता दल बनाई गई। उसमें कांग्रेस के जो विरोधी थे, जैसे सीपीआई, कांग्रेस के विरोधी जिनमें से सीपीआई, उसको छोड़कर उसने समर्थन नहीं दिया उस टाइम। अधिकांश विपक्षी दल है वो शामिल थे जनता दल के अंदर, और इन सभी दलों का हम एक ही विचारधारा वाले दल नहीं कह सकते। तो आप ये कह सकते हो, इसको और शॉर्ट कर सकते हो भी, जब देश में पहली बार जनता दल की सरकार बनी थी उसमें सीपीआई को छोड़कर दूसरी कांग्रेस और सीपीआई को छोड़कर बाकी सारे विपक्षी दलों ने उनका समर्थन दिया, जबकि सबकी विचारधारा अलग अलग थी। दूसरा, कांग्रेस की सरकार 1991 से 96 तक नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अल्पमत होते हुए भी इसलिए चलती रही क्योंकि उसे अनेक ऐसे दलों का समर्थन प्राप्त था जिससे तथाकथित सांप्रदायिक शक्तियां सत्ता में न आ सके। न चाहते हुए भी दे रखा था इनको समर्थन, ताकि वो दूसरा नहीं बन जाए। कई बार होता है ना भी, काके वाला कुछ नहीं कर दे इसलिए हमने पड़ोसी को समर्थन दे दिया, ये चीजें होती है। विपक्ष में तर्क की बात करें, गठबंधन की राजनीति के नए दौर में भी वामपंथी दलों ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाया। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने अधिकांश मोर्चों पर बीजेपी विरोधी और बीजेपी ने कांग्रेस विरोधी रुख है वो हमेशा अपनाया है। तो ये इस प्रकार से आप विपक्ष में तर्क लिख सकते हो। अगला प्रश्न है भी, आपातकाल के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी। जब देश में 1975 में इमरजेंसी लग गई, उसकी बाद की बात हो रही। इस दौर में इस पार्टी के विकास क्रम का उल्लेख कीजिए। बहुत सुपर इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, पर हाँ भी चलो थोड़ा देखिए भी, क्योंकि आज बीजेपी की सरकार है केंद्र में और इमरजेंसी के बाद ही कांग्रेस इसमें बीजेपी के अंदर है वो उठाव स्टार्ट हुआ था। तो उसने कैसे अपना प्रोग्रेस किया उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, और नहीं तो नॉलेज के लिए ही सही, और कईयों को कह दूं भी ये याद नहीं करना है तो अपने आप ही याद हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का विकास क्रम, आपातकाल के पश्चात बीजेपी की विकास यात्रा की बात करें तो सबसे पहले बात करें भी, जनता पार्टी सरकार का जब पतन हो गया तो 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। 1984 के अंदर लोकसभा में इसे केवल 2 सीटें मिली थी। 1989 के चुनाव में बीजेपी ने राम मंदिर बनाने का जो नारा है वो जनता को दिया और उसके चुनावों के अंदर फायदा भी मिला, आशा से अधिक सफलता मिली। 1996 के चुनाव में ये लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 1998 के चुनाव में उसने कुछ क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करके सरकार बनाई थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। और 2004 में और 2009 के चुनाव में बीजेपी को पुनः अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार है वो बनी, और आज भी केंद्र के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है वो है। तो इस प्रकार से आप इनमें से जो विक्रम से आप 4-5 पॉइंट जरूर आप याद रख लें, लिख सकते हो। ये तो बहुत सामान्य बात है और इंटरेस्ट भी होगा आपको इन चीज़ों में। अगला प्रश्न है भी, कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है, अब भी तो ऐसा ही लगता है। इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर लगातार कायम है। क्या आप इस बात से सहमत हैं?
अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आप इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य से कोई ज़्यादा मत जोड़िएगा। कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी इसका असर है वो लगातार कायम है। तो देश की राजनीति में यद्यपि कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त हो गया, परंतु अभी कांग्रेस का असर कायम है, क्योंकि अभी भारतीय राजनीति कांग्रेस के इर्द गिर्द घूम रही है, और क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है भी, और सभी राजनीतिक दल अपनी नीतियां और योजनाएं कांग्रेस को ध्यान में रखकर बनाते हैं। अभी भी कांग्रेस पार्टी दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। अब आजकल तो आपको पता है, आम आदमी पार्टी को ध्यान में रखकर भी दूसरी पार्टियां योजनाएं बनाने लग गई, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दों पर आगे आने लगी है। 2004 के 14वें लोकसभा चुनाव में इसने अन्य दलों के सहयोग से केंद्र में सरकार बनाई। इसके साथ साथ जुलाई 2007 में राष्ट्रपति के चुनाव में भी इस दल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2009 के आम चुनाव में पहले से काफी अधिक सीटों पर जीत प्राप्त कर गठबंधन की सरकार बनाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में यद्यपि उसे 44 ही सीटें प्राप्त हुई, लेकिन उसका मत प्रतिशत में बहुत अधिक अंतर नहीं है, वोट उतने मिल गए उनको जितने मिलते हैं हर बार। अतः कहा जा सकता है कि कमजोर होने के बावजूद भी कांग्रेस का असर भारतीय राजनीति पर अभी भी कायम है। तो इस प्रकार से 2-4 बातें आप इसकी जरूर ध्यान रख लें। अब अंतिम पड़ाव की तरफ अपने कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एक सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, कुछ मुद्दे दे रखे आपस में मैचिंग करना है। आप पहले मैच करना चाहें तो एक बार वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद आप मैचिंग के साथ मिलान कर सकते हैं। चलिए मैं सीधा मुद्दे के ऊपर ही आता हूँ, मैचिंग करते हैं। ये इनका सही तरीके से सर्वानुमति की राजनीति यानी आर्थिक नीतियों पर सहमति से संबंधित है, जाति आधारित दल यानी ओबीसी वर्ग का उभार, पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय, शाहबानो मामला है, शाहबानो मामले के ऊपर अपने बात कर चुके हैं, आप थोड़ा सा इसको भी जरूर देख लीजिएगा। क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत यानी गठबंधन सरकार, इस प्रकार से मैचिंग करनी है। एक और मैचिंग का प्रश्न है, कुछ गठबंधन बताए हुए हैं, राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, राजग और सपरंग की बात आ रही है भी। ये किन मुख्य पार्टियों और कुछ क्षेत्रीय दल कौन से थे, उनके सहयोग से ये गठबंधन बने, इनको मैचिंग करना है। कई बार बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मुझे भी ये लगता है भी कहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर के चित चढ़े होते हैं भी, वो रिपीट हो जाए तो आपको कोई यूँ नहीं हो भी काश हम वो पढ़ आते, और आपने पढ़ा भी है पहले, ऐसी बात नहीं है भी ये क्वेश्चन आपके लिए नए हो। कोई भी क्वेश्चन हमने बाहुबली सीरीज में ऐसा नहीं किया जो आपके लिए नया हो। ये क्वेश्चन सारे पहले बताए हुए थे, कुछ चैप्टरों के आंसर भी बताए थे, लेकिन आपने फिर मांग की भी सर इन सब के आंसर बताइए, तो फिर आपके लिए ये प्रयास भी किया भी। चलिए, और ये प्रयास आप देखिए, आपको तो काम आया ही आया, आगे आने वाले बच्चों को भी इनसे लाभ है वो भी मिलेगा। इसका श्रेय पूरा आपको जाता है। सैल्यूट करता हूँ आपको, और आपने मुझे मोटिवेट कर ही लिया था। तो इन्हें अब मैच कर ही लेते हैं अपने। पहला देखिए, अपने राष्ट्रीय मोर्चा है, राष्ट्रीय मोर्चा, इसका संबंध हो गया जनता दल और क्षेत्रीय दल। संयुक्त मोर्चा की बात करें तो संयुक्त मोर्चा किस में आ गया, कांग्रेस और राष्ट्रीय मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय मोर्चा। राजग की बात करें तो भाजपा और क्षेत्रीय दल, और सपरंग की बात करें तो कांग्रेस और क्षेत्रीय दल। तो इस प्रकार से आपको ये मैच करने हैं। तो इन प्रश्नों को आप कीजिएगा अच्छे से, इनसे बात कीजिएगा, और फिर मिलते हैं एक नए तोहफे के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।